ये क्या मानसी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? माँ, आप तो जानती है ना, 4 महीने बाद मेरी आर्मी के सिलेक्शन के लिए एग्जाम है। मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। मानसी, तू क्या पागल हो गई है? आज तेरी सगाई है और सगाई वाले दिन कौन सी लड़की पढ़ाई करती है? और तू ये आर्मी का सपना छोड़ दे। ये सब लड़कों के लिए है, ना कि लड़कियों के लिए। तू बस अपनी शादी पर ध्यान दे, समझी? माँ, आप जानती है ना, बचपन से मेरा सपना है कि मैं आर्मी में ज्वाइन होकर अपने देश की रक्षा करूँ। मुझे इस बात पर और बहस नहीं करनी है। वो लोग आते ही होंगे, तू जल्दी से तैयार हो जा। मानसी बचपन से ही एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन मानसी के माता पिता ने मानसी को कभी भी इसके लिए सपोर्ट नहीं किया। मानसी के माता पिता चाहते थे कि मानसी की जल्द से जल्द शादी हो जाए, इसलिए वो मानसी का रिश्ता करण नाम के लड़के से तय कर देते हैं। आज मानसी और करण की सगाई होती है। सगाई होने के 1 महीने बाद ही मानसी और करण की शादी हो जाती है। शादी के बाद मानसी अपना आर्मी ऑफिसर बनने का सपना भूलकर अपनी शादीशुदा जिंदगी की जिम्मेदारियों को संभालती है। लेकिन कहीं न कहीं आज भी मानसी के दिल में आर्मी ऑफिसर बनने की चाहत होती है। इसलिए शादी के बाद भी मानसी अपनी किताबों को अपने साथ लेकर ससुराल आती है। मानसी बहू, बारिश होने वाली है, जा जाकर छत से कपड़े ले आ, वरना सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। ये मानसी बहू कहाँ रह गई? कब से आवाज दे रही हूँ, सुन ही नहीं रही है। लगता है मुझे ही कपड़े लाने होंगे। इतना कहकर नम्रता छत पर जाती है और कपड़े लेकर वापस आती है कि तभी वो देखती है कि मानसी अपने कमरे में बैठकर कुछ किताबों को देख रही है। मानसी को देखकर नम्रता उसके पास जाती है और कहती है, मानसी बहू, कब से आवाज दे रही थी, लेकिन तू तो सुन ही नहीं रही थी। और ये किताबें किसकी हैं? सॉरी माँ जी, वो मेरा ध्यान नहीं गया। माँ जी, ये किताबें मेरी हैं, लेकिन ये किताब तो आर्मी की तैयारी के लिए है। माँ जी, शादी से पहले मेरा सपना एक आर्मी ऑफिसर बनने का था, लेकिन माँ और पिताजी ने मेरी शादी करवा दी, इसलिए मैं आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाई। मानसी की बात सुनकर नम्रता को बुरा लगता है, जिसके बाद नम्रता जाकर ये सारी बातें अपने परिवार वालों को बताती है, जिसे सुनकर, अगर हमारी बहू का सपना आर्मी ज्वाइन करने का है तो हम जरूर उसका साथ देंगे। हाँ पिताजी, चाहे हम इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी हो, हम मानसी को आर्मी ऑफिसर बनाकर ही रहेंगे। सारा परिवार एक साथ जाकर मानसी को ये सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर मानसी बहुत खुश होती है। मानसी का ससुराल एक साधारण परिवार होता है, जिनके पास ज्यादा पैसे तो नहीं होते हैं, लेकिन मानसी का सपना पूरा करने के लिए पूरा परिवार काफी मेहनत करता है, जिससे मानसी अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाती है और अपना एग्जाम भी क्लियर करती है। एग्जाम क्लियर करने के बाद मानसी के ससुराल वाले उसे ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। मानसी बहू, वहाँ पर अपना अच्छे से ख्याल रखना, और अगर तुझे कभी भी पैसों की जरूरत पड़े तो हमें चिट्ठी लिखकर भेज देना, हम तुझे पैसे भिजवा देंगे। हाँ बहू, तुझे जिस भी चीज की जरूरत हो तो हमें बेझिझक बता दियो। इतना तो मेरे माँ बाप ने भी नहीं किया जितना आप लोगों ने मेरे लिए किया है। मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूल सकूंगी। आज आप लोगों की वजह से ही मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। मानसी, तो भले ही हमारी बहू है, लेकिन हम तुझे हमेशा अपनी बेटी ही मानते हैं। अपने सास ससुर की बात सुनकर मानसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद मानसी नम आंखों से अपने ससुराल वालों से विदा लेकर ट्रेन में बैठ जाती है और ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। नम्रता, देखो बहू की चिट्ठी आई है, उसे 80,000 रुपए की जरूरत है। इतने पैसे अब हम कहाँ से लाएंगे? क्या 80,000 रुपए? लेकिन इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? हमने पहले ही अपने घर की इतनी सारी चीजें बेच दी हैं, अब तो बस हमारे पास ये घर ही बचा है। बहू को पैसे देना भी जरूरी है, क्यों ना हम ये घर गिरवी रख दें। नम्रता की बात सुनकर बागेश्वर सेठ मदन लाल के पास अपना घर गिरवी रख देता है और 80,000 रुपए लेकर मनी ऑर्डर करवा देता है, जिससे वो पैसे मानसी को मिल जाते हैं। ऐसे ही कुछ महीने बीतने के बाद मानसी छुट्टियों में अपने ससुराल आती है। भाभी, आप आ गई? कैसी चल रही है आपकी आर्मी की ट्रेनिंग? गोमती, ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी चल रही है। अब सिर्फ कुछ महीनों में मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगी और अपने देश की रक्षा करूंगी। मानसी की बात सुनकर सारा परिवार बहुत खुश होता है। छुट्टियों के खत्म होते ही मानसी दोबारा अपनी ट्रेनिंग के लिए निकल जाती है। मानसी के ट्रेनिंग पर जाने के बाद सेठ मदन लाल मानसी के ससुराल आता है। बागेश्वर जी, आपने जो मुझसे 2 महीने मांगे थे वो आज पूरे हो चुके हैं। अब या तो आप मेरे पैसे वापस करिए या तो मुझे ये घर खाली करके दे दीजिए। अरे मदन लाल जी, हमें थोड़ा वक्त और दे दीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कहीं और रहने का ठिकाना भी नहीं है। देखिए बागेश्वर जी, मैं आपको इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता। मैं पहले ही आपको 2 महीने का समय दे चुका हूँ, इसलिए आप घर अब खाली कर दीजिए। मदन लाल की बात सुनकर सारे परिवार वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब लोग घर खाली कर देते हैं। घर खाली करने के बाद उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता, इसलिए वो लोग स्टेशन पर जाकर झोपड़ी में रहते हैं।
जहाँ करण ट्रेन से आने जाने वाले लोगों के जूतों को पॉलिश करता, बागेश्वर कुली का काम करता और बेचारी गोमती रेलवे स्टेशन को साफ करती। पूरे परिवार के दिन बहुत ही मुश्किलों से कट रहे थे, लेकिन इस बात का पता मानसी को ना लगे, इसलिए उन कामों से वो लोग पैसे जमा करके मानसी के पास भेज देते। ऐसे ही समय बीतता रहता है और मानसी की चिट्ठी सबको मिलती है, जिससे उनको पता चलता है कि मानसी वापस आने वाली है। मानसी को कुछ पता ना चले, इसलिए पूरा परिवार एक किराए का घर कुछ दिनों के लिए ले लेता है। पिताजी, ये किसका घर है और आप लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं? बहू, हमारे पुराने घर में थोड़ा मरम्मत का काम चल रहा है, इसलिए कुछ दिनों के लिए हम यहाँ पर रह रहे हैं। काम खत्म होने के बाद हम लोग वापस वहाँ पर चले जाएंगे। बागेश्वर की बात सुनकर मानसी को शक होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। छुट्टी खत्म होने के बाद मानसी दोबारा वापस चली जाती है। अब ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। मानसी की दोबारा छुट्टियां पड़ने वाली होती हैं, लेकिन इस बार मानसी चिट्ठी लिखकर किसी को कुछ नहीं बताती है। मानसी अपने शहर वापस आती है। रेलवे स्टेशन से उतरते ही मानसी देखती है कि उसके ससुर कुली का काम कर रही है और पति लोगों के जूते पॉलिश कर रहा है। नंद स्टेशन पर झाड़ू लगा रही है और बेचारी सास खाना बना रही है। ये सब देखकर मानसी हैरान रह जाती है और वो अपने ससुराल वालों के पास जाती है। मानसी को देखकर मानसी के ससुराल वाले भी हैरान हो जाते हैं। आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और आप लोगों की ऐसी हालत कैसे हो गई? जब मैं पिछली छुट्टियों में आई थी तब तो सब सही था। बोलिए, ऐसा क्या हुआ आप लोगों के साथ जो आप लोगों को ये सब करना पड़ रहा है? मानसी के पूछने पर सभी परिवार वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सब सारी बातें मानसी को बता देते हैं, जिसे सुनकर मानसी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आप लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, वो भी मुझे बिना बताए। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। माँ जी, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। ये तो कैसी बातें कर रही है? मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि तू मेरी बेटी जैसी है। एक माँ बाप अपनी बेटी के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? हमें खुशी है कि तेरा सपना पूरा हुआ और तू ऑफिसर बन गई। नम्रता और मानसी की बात सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद मानसी अपने ससुराल वालों के लिए किराए का घर खरीदती है और अपने पति और सास ससुर को एक राशन की दुकान खोल कर देती है, जिससे वो लोग एक अच्छी खासी कमाई करते हैं। मानसी हर छुट्टियों में अपने ससुराल आया करती और सब लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। आज मानसी का आर्मी ज्वाइन करने का सपना उसके ससुराल वालों की वजह से ही पूरा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश होती है। सरला एक गरीब विधवा माँ थी जो बड़ी मुश्किल से अपनी दोनों बेटियों अवनी और श्रद्धा को पाल रही थी। हाल ही में उसे एक फैक्ट्री से झूठे इल्जाम में निकाल दिया, जिसके बाद उसके खाने पीने का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। एक दिन बेटी अवनी कहती है, माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे जलेबी खाने का मन कर रहा है। कब से आपने हमें जलेबी नहीं खिलाई? हाँ माँ, और स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजन होगा, पर मेरे पास कपड़े ही नहीं है, तो मैं प्रतियोगिता में भाग कैसे लूंगी? मेरी कक्षा के सभी बच्चे किसी न किसी चीज में भागीदारी बन रहे हैं। बेटा, यहाँ पर खाने के पैसे नहीं हैं, मैं तुझे प्रतियोगिता के लिए कपड़े कैसे ला कर दूँ? मैं इतनी बुरी माँ हूँ कि अपने बच्चों को ठीक से पाल भी नहीं सकती। मुझे कोई काम भी नहीं दे रहा है और अपना काम करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप ऐसे क्यों सोच रही हो माँ? हम कुछ और कोशिश भी तो कर सकते हैं ना, कोई छोटा मोटा काम जिसमें पैसे नहीं लगते हो। ऐसा क्या काम हो सकता है बच्चों? माँ, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में पतंग और झंडे बनाकर बेचें। इस समय तो काफी सारे लोग इन चीजों को खरीदते हैं, हमारी बिक्री हो जाएगी। अरे वाह, मेरी छोटी बहन ने इतनी अच्छी तरकीब दी, वाह। अवनी बेटे, ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही है, पर हमें पतंग बनाने के लिए रंग बिरंगे कागज चाहिए होंगे, उससे ही पतंग बन जाएगी और झंडा भी। जंगल की लकड़ियों को महीन महीन काटकर डांडिया बना लेंगे और रंग बिरंगा कागज तो दुकान पर मिल जाएगा। मेरे पास गुल्लक में कुछ पैसे पड़े हुए हैं। चलो तो फिर ऐसा ही करते हैं, फिर मैं अपनी बेटियों को जी भर के जलेबी, रबड़ी, हलवा, पूरी सब खिलाऊंगी और कपड़े दिलाऊंगी। फिलहाल मैं तुम्हें खिचड़ी बनाकर खिला देती हूँ। इसके बाद सरला अपनी दोनों बेटियों के लिए पानी डालकर खिचड़ी बना देती है। रूखा सूखा जैसा होता है खा लेते हैं। उसके बाद तीनों माँ बेटियाँ जंगल जाकर बारीक लकड़ी को ढूंढकर शाम तक काट छांट करके पतंग की सीख तैयार कर लेती हैं। फिर अगले दिन तीनों मिलकर रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पतंग बनाकर अलग से मांझा लेकर सस्ते दाम में रेड़ी पर बेचने लगती हैं। आइए आइए, सुंदर सुंदर पतंग लीजिए, सिर्फ 5 रुपए की एक पतंग, 5 रुपए की एक पतंग। आइए आइए, 15 अगस्त के लिए झंडे भी लीजिए, सिर्फ 2 रुपए का एक, 2 रुपए का एक।
आइए आइए, हमारे पास बहुत सस्ती और रंग बिरंगी पतंगे और तिरंगे झंडे भी। अरे वाह, आपकी दुकान पर तो बहुत सुंदर पतंग है। ऐसा कीजिए, मुझे 4 पतंग दे दीजिए और झंडा भी। देखकर ऐसा लगता है कि हाथों से बनाया हो। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना भाई साहब, ये हमने हाथों से बनाया है, बल्कि मेरी दोनों बेटियों ने मेरी मदद की है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। मेरी भी इनकी तरह 2 छोटी बच्चियां हैं। अंकल अंकल, ये लीजिए आपकी तिरंगा पतंग। अगर आपको हमसे और भी सस्ती पसंद चाहिए हो तो आप आ जाना। हाँ हाँ बच्चों, बिल्कुल। ये लीजिए आपके पैसे। आसपास तो कहीं भी पतंग नहीं मिल रही। अच्छा हुआ मुझे आपकी दुकान दिख गई। मुझे भी पतंग दे दीजिए और अच्छा वाला मांझा भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। इस तरह गरीब माँ बेटी का पतंग बेचने का व्यापार बहुत अच्छा चलता है और पतंग खत्म होने के बाद वो तीनों रात भर जाग कर और पतंग बनाते हैं। कुछ पैसों से जलेबी, रबड़ी, अच्छे पकवानों का आनंद लेते हैं। वाह माँ, गर्मा गर्म मीठी मीठी जलेबियाँ जुबान पर रखकर घुल गई हैं। बहुत अच्छा लगा खाकर, आप भी खाइए ना। हाँ बेटा, मैं तो खा ही रही हूँ। शुक्रिया माँ, हमें ये अच्छी अच्छी चीज खिलाने के लिए। अब 15 अगस्त आने में 1 हफ्ता और बाकी है। अब तक हमारी और बिक्री हो जाएगी और उसके बाद भी बिक्री होती है। पतंग तो लोग काफी महीनों तक उड़ाते हैं। ये तो है बेटा, पर तुम क्यों शुक्रिया बोल रही हो, जबकि तुम दोनों के पैसों और आइडिया की वजह से हमने ये मुकाम हासिल किया। शुक्रिया तो मुझे तुम दोनों का कहना चाहिए। ओफो, आप दोनों बातें करोगे या खाओगे भी? फिर पतंग बेचने भी तो जाना है। ठीक है ठीक है। खाने पीने के बाद तीनों माँ बेटी पतंग की दुकान पर पहुंच जाती हैं और पतंग बेचने लगती हैं, पर काफी देर से उनके पास कोई पतंग खरीदने नहीं आता। वहीं सामने जग्गी नाम का व्यक्ति प्लास्टिक पन्नी की काफी सुंदर पतंग बेच रहा था। आइए आइए, 10 रुपए की पतंग लीजिए, सुंदर सुंदर पतंग लीजिए। इस औरत की बहुत कमाई हो रही थी ना, अब से मैं भी पतंग को बेचूंगा। अरे भाई साहब, आप तो बहुत महंगी पतंग बेच रहे हैं, क्यों? अरे भैया, पहले पतंग तो देखिए। सुंदर सुंदर और बड़ी बड़ी लेकर आया हूँ, जो बारिश में भी उड़ सकती है। और माझा तो इतना पक्का है कि किसी की भी पतंग को काट दे। अच्छा, तो फिर दे दो। ले लो। अब आएगा मजा। उसकी दुकान के ग्राहक धीरे धीरे मेरे पास आएंगे। माँ देखो, उन अंकल ने हमारे सामने ही पतंग की दुकान लगाई है, इसलिए उनके पास सब आ रहे हैं, हमारे पास नहीं। अब हमारा क्या होगा? हम कैसे अपने घर का खर्चा चलाएंगे? हमारी मेहनत पर तो पानी फिर जाएगा। माँ, हम हार नहीं मानेंगे, हम फिर भी पतंग बेचेंगे। हाँ बेटी, जरूर। 3 दिन बीत जाते हैं। गरीब माँ की पतंग खरीदने सिर्फ 2-4 लोग ही आते हैं, जबकि जग्गी की कमाई काफी अच्छी होती है। वहीं गांव में लोग जग्गी की पतंग उड़ाकर खुश तो थे, लेकिन बाद में उन्हें परेशानी होती है, उनका हाथ कट जाता है। अरे भैया, बचाओ बचाओ, मेरा तो हाथ कट गया। ये कैसा माझा है ये? अरे मेरा हाथ भी कट गया भैया। जरा उस जग्गी को हम चमकाने चलते हैं, लगता है उसने हमें कांच का माझा दिया है, वरना आज तक कभी सरला की पतंग और माझे से हमें इतनी परेशानी नहीं हुई। हाँ, चलो चलो चलो, उसे बताने चलो। फिर गांव के कुछ लोग उसकी दुकान पर जाकर टमाटर और अंडे फेंकने लगते हैं। फिर रघु उसका गिरेबान पकड़ लेता है। अरे अरे, ये सब आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। तू तो गया, तेरी वजह से हमारे बच्चों के हाथ कट गए, मेरा हाथ कट गया, और ना जाने कितने लोगों को तूने गलत पतंग और माझा दिया है, वो भी इतने ज्यादा पैसों में। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, मारो इसे, इसने हमें कांच का माझा बेचकर उल्लू बनाया। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। अरे तेरे लालच की वजह से कितना गलत हुआ है। अब हम इसकी पतंग कभी नहीं लेंगे। चलो चलो, सरला की पतंग लो चल के। फिर गांव वाले जग्गी को पीट कर उसे सबक सिखाते हैं। सरला के सारे ग्राहक वापस उसके पास एक एक करके आते हैं और देखते ही देखते उसकी दुकान पर भीड़ लग जाती है। माँ देखो, सारे लोग हमारी दुकान की तरफ आ रहे हैं। हाँ माँ, हमारी बिक्री होने वाली है, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अरे सरला बहन, हमें माफ करना, आपको छोड़कर हमने उस लालची जग्गी की पतंग खरीद ली और अंजाम हमें मिल गया। लेकिन अब हम आपसे ही खरीदेंगे, चलिए हमें सुंदर सुंदर पतंग दे दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए आइए, सबको पतंग मिलेगी और 4 पतंग पर 1 पतंग फ्री। फिर सरला से सब पतंग खरीदते हैं। देखते ही देखते सस्ती पतंग के बावजूद भी उसकी काफी बिक्री हो जाती है और पतंग खत्म होने पर दोनों बेटियां बैठकर स्वतंत्र सेनानियों की तस्वीर वाली पतंग बनाती हैं, जिससे आकर्षित होकर सब लोग और खरीदते हैं। साथ ही उसके छोटे छोटे तिरंगे भी बिक जाते हैं, जिससे स्वतंत्रता दिवस तक उसकी काफी कमाई होती है और उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है और लोग उसकी पतंग उड़ाकर बहुत खुश होते हैं। इस तरह गरीब माँ बेटी को अपने पतंग के व्यापार में काफी सफलता मिलती है। इसी के साथ दोस्तों, आप सबको वंदे मातरम।